नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए वर्ष 2025 के प्रथम चंद्र ग्रहण के इस वीडियो में। 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को लगने जा रहा है। 14 मार्च को होलिका दहन वाले दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर लगेगा और भारतीय समय के अनुसार प्रातः 10:41 पर आरंभ होकर बाद दोपहर 2:18 पर समाप्त होगा। ज्योतिषी दृष्टिकोण से ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा से 7वें भाव में सूर्य और शनि विराजमान रहेंगे और चंद्रमा पर सूर्य और शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। ये खग्रास चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए भारत में सूतक मान्य नहीं होगा। ये चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के कुछ भागों में, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका क्षेत्र में सहज दृश्य होगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले ही ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, लेकिन चंद्र ग्रहण के समय जो रेडिएशंस निकलते हैं जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जो ग्रह स्थितियां बनती हैं, उनका प्रभाव तो पड़ता ही है। इसलिए चंद्र ग्रहण से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह बाद तक विशेष सावधानी और उपाय तो करने ही पड़ेंगे। चंद्रमा है हमारा मन, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। चंद्रमा माता का स्वरूप है। जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो केतु के प्रभाव से ग्रहण लगेगा और शनि की दृष्टि पड़ने से विष योग बनेगा। साथ ही साथ राहु, बुध, शुक्र से षडाष्टक संबंध बनेगा, 6-8 का संबंध बनेगा। ऐसे में चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित होंगे और जब चंद्रमा पीड़ित होंगे तो हम भी मानसिक रूप से बहुत अधिक पीड़ित महसूस करेंगे। हमारी भावनाएं, हमारा मन, हमारे इमोशंस पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए चंद्र ग्रहण से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह पश्चात तक विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और लगातार उपाय करते रहना होगा। सभी 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर राशि की गोचर कुंडली में चंद्रमा अलग अलग भाव में गोचर करेंगे और उसी के अनुरूप अपना फल प्रदान करेंगे। 5 राशियां ऐसी हैं जिन्हें विशेष सावधान रहना होगा। तो वृश्चिक राशि पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूतक काल, उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको 14 मार्च की ग्रह स्थिति समझा रहा हूं। देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के ठीक सामने सूर्य और शनि का गोचर है कुंभ राशि में। चंद्रमा पर सूर्य और शनि दोनों की सीधी दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण विष योग बनेगा। ग्रहण के समय चंद्रमा का अंश बल है 28 डिग्री, यानी चंद्रमा बहुत अधिक कमजोर स्थिति में हैं। देखिए, जो अंशबल है उसको आप यूँ समझें कि ये
यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर 12 डिग्री है और यहाँ पर 18 डिग्री है। तो 12 डिग्री से 18 डिग्री तक अंश बल अगर है तो कोई भी ग्रह मजबूत होता है, इसके पहले या उसके बाद कमज़ोर होता है। अब 0 डिग्री पर है तो बाल्य अवस्था हो गई, 30 डिग्री पर है तो मृत अवस्था हो गई। तो चंद्रमा वैसे भी बहुत अधिक कमज़ोर स्थिति में है इस समय। दूसरे, शनि का प्रभाव। तीसरे, केतु का प्रभाव। केतु के प्रभाव से ग्रहण लग रहा है, केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। और एक खराब स्थिति और बन रही है और वो ये है कि बुध, शुक्र और राहु, इनसे षटाष्टक योग बन रहा है। देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में है, बुध शुक्र राहु मीन राशि में है, 6-8 का संबंध बन रहा है। इस वजह से भी चंद्रमा और अधिक पीड़ित होंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल। मंगल कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ग्रहण के समय चंद्रमा का गोचर दशम भाव में होगा और चंद्रमा पर सूर्य और शनि की सीधी दृष्टि पड़ेगी। केतु के प्रभाव से ग्रहण लग रहा है और केतु का गोचर लाभ के भाव में है। चंद्रमा नवम भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु बुध शुक्र से चंद्रमा का षडाष्टक योग बन रहा है। देखिए, यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। राहु बुध शुक्र से छठे स्थान पर हैं चंद्रमा और चंद्रमा से 8वें स्थान पर राहु बुध शुक्र हैं। जो 6-8 का संबंध बनता है ये बहुत ख़राब संबंध माना जाता है, क्योंकि छठवां भाव क्या है? संघर्षों का, चुनौतियों का, कर्ज का, रोगों का। और 8वां भाव क्या है? विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, सांघातिक रोगों का, आकस्मिक घटनाओं का। तो जब 6-8 का संबंध बनता है तो ये संबंध बहुत खराब फल देता है। अब मैंने कहा है कि 1 सप्ताह पूर्व और 1 सप्ताह बाद विशेष सावधान रहना पड़ेगा। उसका लॉजिक समझिए। देखिए, 9 मार्च को चंद्रमा आएंगे कर्क राशि में। 9 मार्च को चंद्रमा कर्क राशि यानी नवम भाव में आएंगे और 17 मार्च तक तुला राशि में रहेंगे। तो इस 17 मार्च तक कन्या राशि में रहेंगे। तो 9 मार्च से लेकर के और 17 मार्च, ये जो टाइम पीरियड है, देखिए इसमें क्या होगा कि चंद्रमा जब कर्क राशि में आएंगे तो शनि के साथ 6-8 का संबंध बनेगा। जब चंद्रमा कन्या राशि में जाएंगे तब भी शनि के साथ 6-8 का संबंध बनेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि 1 सप्ताह पूर्व और 1 सप्ताह बाद तक विशेष सावधान आपको रहना पड़ेगा। अब देखिए, इस गोचर काल में क्या होगा कि चंद्रमा नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव, तीनों भाव पर प्रभाव पड़ेगा ग्रहण का। तो एक तो आपका भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, कर्म क्षेत्र प्रभावित होगा और आपकी इनकम भी प्रभावित होगी। 9वें भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में हैं। अपने करियर प्रोफेशन को लेकर के आपके मन में तरह तरह की चिंताएं लगातार बनी रहेंगी। कार्यस्थल पर स्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहेंगी। कार्यों में गतिरोध उत्पन्न होगा और आपके किसी कार्य में गवर्नमेंट की तरफ से कोई बाधा उत्पन्न की जा सकती है।
निर्धारित मानक पूरा न करने पर आपका कार्य रुक सकता है। किसी बात को लेकर के मन आपका लगातार अशांत रहेगा। बॉस या सीनियर से मतभेद की स्थिति बन सकती है। चूँकि बुध से षडाष्टक दोष बनेगा तो अचानक किसी गलत निर्णय से आपको धन हानि भी हो सकती है। घर का माहौल खराब हो सकता है, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और पिता से संबंध भी आपके खराब हो सकते हैं। अनचाही यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है और अगर इस तरह की कोई यात्रा आप करते हैं तो बेहतर ये होगा कि उस यात्रा को टाल दें। एक सप्ताह के बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। भाग्य का भी साथ मिलना शुरू हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में जो अप डाउन्स बने हुए थे वो भी समाप्त होंगे और आपकी इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। दो बातें इस गोचर काल में बहुत अच्छी होंगी और दो बातें आपके लिए बहुत ख़राब होंगी। अच्छा ये है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद एक सप्ताह के बाद कोई ज़मीन या कोई प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है। घर के रेनोवेशन का, घर के विस्तार का, घर के सौंदर्यीकरण का भी योग बन रहा है। घर बदलने का भी योग बन रहा है। नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है। और दूसरा लाभ ये है कि किसी ऐसी जगह जाने का योग बन रहा है जिसका सपना आप काफ़ी दिनों से देख रहे थे। परेशानी की बात क्या है कि संतान की तरफ से कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे आपके मन में तनाव बढ़ सकता है। बच्चों की शिक्षा या बच्चों के कैरियर को लेकर, सेटलमेंट को लेकर के आपके मन की चिंता बढ़ सकती है। और दूसरी बात यह है कि आपके घर में किसी सीनियर मेंबर के स्वास्थ्य को लेकर भी आपकी चिंता बढ़ सकती है। और वैसे तो बहुत सारे उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा उपाय बताने चल रहा हूँ जो आपको चंद्र ग्रहण के दिन ही करना है। 11 बजे से 2 बजे के बीच ये उपाय करना है। अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर अनाज किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें या भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के दान कर दें और एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करें तो ग्रहण से मिलने वाले किसी भी अशुभ फल आपको नहीं प्राप्त होंगे। अब आइए समझते हैं कि क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी आपको। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान चंद्र ग्रहण है तो सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो 9 घंटे पहले ही पूजा वाले स्थान को ढक दें, मंदिर के कपाट बंद कर दें और अगर घर में पूजा स्थल है तो पूजा स्थल को पर्दे से ढक दीजिए और सूतक काल में कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। भूल करके भी देवी देवताओं की पूजा ना करें। ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए। हाँ, अगर गर्भवती महिला हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं तो उनको वो भोजन दिया जा सकता है जिसमें पहले से ही तुलसी के पत्ते पड़े हुए हैं। चंद्र ग्रहण के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र के जाप को करने से
विशेष लाभ मिलता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही ग्रहण को देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सुनसान जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान कैंची, चाकू, सुई इस तरह की चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। ग्रहण के समाप्ति के बाद घर और पूजा स्थल को गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लेना चाहिए। ये तो रही ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कार्य।